हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स पे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे आपको फिजिक्स का वीडियोस बनाता हूं और अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक प्लस अलग अलग एग्ज़ाम्स का क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। तो आज के वीडियो में मैं आपको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है तो उसका क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, उसका जो साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए, फिजिक्स का साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं डिस्कस करूँगा। ये क्वेश्चन आपका 2017 का है। 6 अगस्त 2017 को ये एग्ज़ाम लिया गया था। एग्ज़ाम टोटल 2 घंटे का था और इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो मैं बारी बारी से इसका जो आंसर की है वो डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं डिस्कस करते जाऊँगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज़, मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू बताना है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है। ठीक है, इधर भी आपका ऑप्शन डी में भी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 केल्विन पर जूल है, लेकिन आपका जो यूनिट होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वो जूल पर केल्विन होता है, क्योंकि आपका E इज इक्वल टू KT से अगर हम लोग देखें तो इसका जूल हो जाएगा और इधर से टेम्परेचर को हम लोग लाएंगे तो पर केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होगा, इसलिए आपका फर्स्ट का आंसर होगा ए। ठीक है, ए आपका फर्स्ट का आंसर होगा। ठीक है, फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, the mean kinetic energy of a molecule in a 3-dimensional space is given by। आप जानते हैं कि मीन काइनेटिक एनर्जी जो है आपका हाफ KT होता है एक 1 डायमेंशनल के लिए। तो 3 डायमेंशनल है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/2 KT हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर C। तो सेकेंड का आपका C हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज़। ये आप जानते हैं कि 1 ATM होता है, लेकिन यहाँ पे टॉर के यूनिट में दिया हुआ है तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज 760 टॉर। ऑप्शन डी हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है आपका विच प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विशेस बोसॉन्स फ्रॉम फर्मियंस। ये जो आपका बोसॉन और फर्मियन है ये आपको BSc का जो सिलेबस है उसमें आपको थर्ड ईयर में लास्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि बोसॉन और फर्मियन को एक दूसरे से अलग कौन करता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज तो नहीं करता है, मास भी नहीं करता है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस भी नहीं करता। ये दोनों को जो अलग करता है वो आपका है स्पिन, क्योंकि जो आपका बोसॉन का स्पिन होता है वो फुल इंटीग्रल स्पिन होता है, मतलब 1 2 3 0 ऐसा होगा, जबकि फर्मियंस का हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है। हाफ होगा, नहीं तो 3/2 होगा, 5/2 होगा विद प्लस माइनस साइन कुछ भी। ठीक है, तो आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा स्पिन। ठीक है, ए ऑप्शन। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बोसॉन। इसमें से आपको बोसॉन को आइडेंटिफाई करना है। पहला है आपका इलेक्ट्रॉन है, फिर आपका पॉजिट्रॉन है, फिर न्यूट्रिनो है, फिर अल्फा पार्टिकल्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का तो आपका हाफ स्पिन होता है, पॉजिट्रॉन का भी हाफ स्पिन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वो एंटी पार्टिकल है। न्यूट्रिनो का भी आपका हाफ स्पिन होता है। एक अल्फा पार्टिकल्स है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है कि इसमें आपका जो इवन नंबर ऑफ फर्मियंस होता है। ठीक है, जैसे 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। ठीक है, तो ये 4 हो गया। तो अगर मान लिए कि प्रोटॉन का हाफ है और न्यूट्रॉन का भी हाफ है, तो अगर उसको हम लोग 4 टाइम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो इवन नंबर्स व्हेन एडेड और सब्ट्रैक्ट हाफ जो है आपको, इसको अगर हम लोग 4 टाइम्स ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये आपका फुल इंटीग्रल ही होगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें 1/2 -1/2 करें, फिर +1/2 करें,
+1/2, मतलब कुछ भी हम लोग प्लस या माइनस साइन कुछ भी ले तो हमेशा ये या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा, या -1 होगा। आपका -½ -3/2 ऐसा कुछ ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये फुल इंटीग्रल ही होगा, फुल इंटीग्रल स्पिन ही होगा आपका इसका अल्फा पार्टिकल का, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विच वेवलेंथ रेंज रिप्रेजेंट्स द विजिबल लाइट, मतलब विजिबल लाइट का आपका रेंज पूछ रहा है स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि ये 400 से 700 नैनोमीटर होता है। 400 आपका ब्लू कलर का होता है वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, और 700 आपका रेड कलर का वेवलेंथ होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लियर। फिर हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ अ लाइट वेव राउंड एन ऑब्स्टेकल इज नोन एज। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कोई भी ऑब्स्टेकल, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वेव अराउंड एन ऑब्स्टेकल, उसको हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये था, डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन पूछा था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है एटॉमिक मास यूनिट AMU इज़ डिफाइंड एज। तो ये आपका होता है, आप बचपन से ही पढ़े होंगे, क्लास 7 8 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, नहीं तो प्रोबेबली क्लास 9th में तो आप ज़रूर पढ़े होंगे कि जो आपका एटॉमिक मास यूनिट होता है वो 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम होता है। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़। तो मास नंबर आप जानते हैं कि मास नंबर होता है N+P, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, सही है। ऑप्शन बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, सही है। और सी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये गलत है। और रेशियो प्रोटॉन्स टू न्यूट्रॉन्स, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका इसमें दो क्वेश्चन, दोनों ए और बी दोनों सेम ही ऑप्शन है, तो आप इसमें ए भी लगा सकते हैं और बी भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। ये आपका हो सकता है कि मिसप्रिंट होने की वजह से सेम ऑप्शन दे दिया है दोनों में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप ए भी लगा सकते हैं, बी भी लगा सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आता है अ रॉकेट मूव्स बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर साइंटिस्ट VSSC में आप जा रहे हैं स्पेस में, तो ये तो आपको बखूबी पता होगा कि रॉकेट कैसे काम करता है। तो रॉकेट काम करता है ड्यू टू द रॉकेट मूव्स बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण ही रॉकेट मूव करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम नहीं लिखा है लेकिन मोमेंटम दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए ही लगाएंगे इसको, ठीक है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद। ये भी क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर BSc में आप पढ़े होंगे तो शुरू में ही ये बताया जाता है, आपका जो पोस्टुलेट्स दिया जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, उसी में आपका वन ऑफ द पोस्टुलेट्स है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। 11 का आंसर बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 which principle states that the behavior of systems described by quantum mechanics reproduces classical physics in the limit of large quantum numbers। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स बोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, ठीक है। बोर्स के कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल 1920 में दिया था, उससे ही ये होता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा, 12 का आंसर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 While describing the motion of a free electron in a crystal, when we neglect its collision with another free electrons, it is called। तो इसको स्टूडेंट्स बहुत ही ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, ठीक है। हम लोग जब हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं कोलिजन को अनदर फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 द वीडमैन फ्रेंज लॉ कनेक्ट्स द।
ये स्टूडेंट सोच सकता है कि आप बीएससी के सिलेबस में आप नहीं पढ़े हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि वीडमैन फ्रेंज लॉ वो है आपका कनेक्ट करता है थर्मल कंडक्टिविटी को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका। फर्स्ट ऑप्शन है थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मटेरियल, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 14 का ए। फिर हम लोग आते हैं 15th नंबर क्वेश्चन, द इफेक्टिव मास ऑफ अ बाउंड इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल इज। कोई भी बाउंड इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास क्या होता है ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स फाइनाइट एंड पॉजिटिव, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आप कहाँ पे पढ़ेंगे, ये आप सेमेस्टर 5 में, बीएससी के सेमेस्टर 5 में आप बैंड थ्योरी में आप पढ़ेंगे इसको, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में, मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो 15 का आंसर सी होगा। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर इज। ये भी आपका इजी है। अगर हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर को पी मान लेते हैं तो ये होता है ई क्रॉस एच। ठीक है, तो अगर हम लोग अब इसके आधार पे हम लोग आंसर ऑप्शंस देखते हैं। पहला है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकेंड है आपका अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थर्ड आपका है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और फोर्थ है आपका अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो हम लोग देखे थे कि P होता है E क्रॉस H। ठीक है, तो आपका अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तो नहीं होगा क्योंकि इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो E और H दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये भी नहीं होगा। ठीक है, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भी नहीं होगा। आपका आंसर होगा इसका ए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब जिधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन होता है उधर ही आपका पॉइंटिंग वेक्टर का भी डायरेक्शन होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है, द इम्पीडेंस ऑफर्ड टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज। इसका आंसर है स्टूडेंट्स 376.7 ओम। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं हम लोग। 18 में है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर। अभी मैंने आपको बताया था कि ई और एच म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहला है ऑलवेज इन फेज, गलत है। सेकेंड है ऑलवेज इन एंटी फेज, ये भी गलत है। ऑलवेज एट 90 डिग्री फेज डिफरेंस, ये सही है आपका, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। और ऑलवेज एट 45 डिग्री फेज डिफरेंस, ये गलत है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, 18 का सी सही है आपका। ठीक है, फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, अ लिक्विड सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड टेंड्स टू कंट्रैक्ट टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्लास 11th का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका सरफेस टेंशन, 19 का आंसर बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इन अ प्लैनेट दैट होस्ट एन एटमॉस्फेयर द नंबर n ऑफ गैस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। decreases exponentially, n is equal to n0 e to the power minus z/h। तो इसमें आपका पूछ रहा है द कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट h ऑफ द एक्सपोनेंशियल इज नोन एज। तो ये आपका आंसर है इसका स्केल हाइट है। ये भी आप ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर h जो आपका है वो स्केल हाइट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में व्हाट इज द कलर कोड फॉर अ 220 ओम रजिस्टर्ड विद अ 5% टॉलरेंस। ये भी आपका क्लास 12th का क्वेश्चन है। 220 ओम बोल रहा है, 220 ओम है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हम लोग को याद करना होता है कलर कोडिंग के लिए BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, लेकिन उतना हम लोग को ज़रूरत नहीं है। इसको 0, इसको 1, इसको 2, मतलब 220 3 ही डिजिट है, तो इसी तीन में से कोई यूज होगा।
तो बी फॉर आपका है, पहले ब्लैक है, फिर ब्राउन है, फिर रेड है, ठीक है। तो ब्लैक के लिए 0, बी के लिए फिर बी के लिए ब्राउन है 1 के लिए, फिर रेड के लिए 2 है, ठीक है। तो 2 2 0 हो गया, ठीक है। कोई भी कलर कोडिंग अगर हम लोग सी लिखे तो या फिर आर लिख देते हैं, तो आर होता है आपका ए बी इंटू 10⁻C, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ए 2 है, बी भी 2 है और सी आपका 10⁻1 है, ठीक है। तो ऐसे ही अकॉर्डिंगली हम लोग इसको कोडिंग करेंगे। तो ए आपका 2 है मतलब रेड हो गया, रेड, फिर बी भी आपका 2 है तो फिर रेड हो गया, और आपका 10⁻1 है मतलब ब्राउन, मतलब रेड ब्राउन तो होगा ही, लेकिन आगे हम लोग को देखना है कि इसका टॉलरेंस कितना है। तो टॉलरेंस 5% है, तो मतलब 5% टॉलरेंस होता है आपका गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए 10% होता है। तो इसमें आंसर हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। तो रेड ब्राउन है विद गोल्ड, ठीक है। तो देखते हैं क्या है आंसर इसका। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर है आपका सी, रेड ब्राउन एंड गोल्ड, क्लियर। फिर आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, विच रेजिस्टिव कंपोनेंट इज टेम्परेचर सेंसिटिव। कौन सा रेजिस्टिव कंपोनेंट टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है आपका थर्मिस्टर। अगर आप लैब में जाते होंगे, ऑफन जाते होंगे आप लैब में, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि थर्मिस्टर जो है आपका वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, विच रेक्टिफायर रिक्वायर्स 4 डायोड्स। तो आप जानते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर तो 2 डायोड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 डायोड यूज़ करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डायोड। किस में होगा आपका, ब्रिज रेक्टिफायर में। ब्रिज रेक्टिफायर में आपका 4 डायोड होता है, ठीक है। तो 23 का आपका आंसर सी है, क्लियर। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, इन अ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी बिटवीन E एंड E+D इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, ये आपका स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है, सेमेस्टर 6 का ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आपका e⁻½ एक्सपोनेंशियल -E/kT, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, क्लियर। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, व्हाट हैपेंस टू द डॉपलर ब्रॉडनिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन द RMS स्पीड्स ऑफ द एटम्स इन अ लाइट सोर्स इंक्रीजेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्पेक्ट्रल विड्थ डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, वो आपका था V/c, सी स्पीड ऑफ लाइट है, V RMS वेलोसिटी है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो डेल्टा लैम्डा है वो प्रोपोर्शनल है आपका RMS वेलोसिटी से। तो RMS स्पीड जब इंक्रीज़ कर रहा है तो आपका डेल्टा लैम्डा भी इंक्रीज़ करेगा, मतलब स्पेक्ट्रल लाइन भी आपका उसका ब्रॉडनिंग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रल विड्थ इंक्रीजेस, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, 25 का बी होगा आंसर इसका, ओके। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, द मेन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन। ये आपका हो जाएगा मेन फ्री पाथ का, ये आपका थर्मोडाइनेमिक्स का क्वेश्चन है। इसका होता है फार्मूला 1/√2 C πa²। ए आपका कोलिजन क्रॉस सेक्शन है, सी आपका कंसंट्रेशन है, मतलब मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन सा ऑप्शन इसमें है। पहला आपका द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सेकेंड है आपका कोलिजन क्रॉस सेक्शन। थर्ड है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड अ कोलिजन क्रॉस सेक्शन, मतलब ऑप्शन सी में आपका दोनों है, सी भी है और A² भी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज़ द करेक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका क्लास 9th का स्टूडेंट बता सकता है। अगर कोई उससे भी अगर तेज स्टूडेंट है, जो शुरू से ही जिसका फिजिक्स में रुचि है, तो वो क्लास 6-7 का स्टूडेंट ही ये बता सकता है। आप जानते हैं कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका, 4.2 जूल ऑफ वर्क इज इक्विवेलेंट टू 1 कैलोरी ऑफ हीट। तो आंसर बी हो जाएगा, क्लियर। फिर 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, एट द ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है, मैटर सॉलिडिफाइज, नहीं, मैटर सॉलिडिफाई नहीं होता है। मैटर लिक्विफाई, नो। मैटर सब्लिमेट, नो।
इसका आंसर है मैटर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इन ऑल द 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 28 का ट्रिपल पॉइंट वाले क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं हम लोग। इफ वी प्लेस आवर हैंड नियर अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब इट फील्स वार्म, दिस इज बिकॉज। हम लोग अगर कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब के पास अगर हाथ लाते हैं तो हम लोग को लगता है कि हाथ गर्म हो रहा है, थोड़ा गर्म महसूस होता है, तो उसके पीछे कारण क्या है? तो कंडक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि कंडक्शन के लिए आपको मटेरियल चाहिए, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, ये नहीं होगा। और इनडायरेक्ट कांटेक्ट के लिए क्या है? कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है आपका, उसमें जो हम लोग वार्म फील करते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न कन्वेक्शन भी है और रेडिएशन भी है, मतलब दोनों एक साथ काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 29 का आंसर डी। ओके, 30 है आपका। द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल अबाउट। ये आपका स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये सब आप 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन लगा के आगे बढ़ सकते हो। टाइम बचाने के लिए ये सारा क्वेश्चन से कुछ कैलकुलेशन वगैरह भी नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही पूछ दिया तो आप सीधे बोल दे हो कि वो H = U+W, यही है। तो उसी तरह थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा तो आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे हम लोग को एंट्रोपी निकालना होता है परफेक्ट क्रिस्टल का। ठीक है, फिर 31 है आपका। व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट दैट चेंजेस इज आ। कोई भी ग्लास स्लैब है, अगर उससे कोई लाइट पास कर रहा है, ठीक है, कोई लाइट अगर पास कर रहा है तो पूछता है कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी उसमें चेंज होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि कोई भी ग्लास स्लैब से अगर लाइट पास करता है तो उस टाइम उसका वेवलेंथ चेंज होता है और उसका स्पीड चेंज होता है। वेवलेंथ और स्पीड चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, वेवलेंथ और वेलोसिटी ही सिर्फ चेंज होता है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला आपका फ्रीक्वेंसी, ओनली फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सेकेंड आपका फ्रीक्वेंसी तो होगा नहीं। सेकेंड आपका वेवलेंथ दिया हुआ है, तो सिर्फ वेवलेंथ तो होगा नहीं, वेवलेंथ दिया हुआ है। थर्ड है आपका बोथ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। और फोर्थ है आपका देयर इज़ नो चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट वेव। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम लोग, स्पीड नहीं दिया, वेलोसिटी का बात नहीं किया, सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का बात किया। तो अकॉर्डिंगली हम लोग आंसर सेलेक्ट करेंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ आपका चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्लियर है, 31 का आंसर बी। फिर आते हैं 32, ग्रेटिंग इज यूज्ड फॉर। ग्रेटिंग स्टूडेंट्स, मैं इस पर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपका। एक छोटा सा कहानी है। मैं जब फर्स्ट ईयर में था, अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था, मैं क्लास हम लोगों का उस टाइम वो हो जा रहा था, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या किया कि हम एक लैब रूम से दूसरे लैब रूम में मुझे जाना था, क्योंकि वहाँ पे जो स्पेक्ट्रोमीटर था वो सारा ऑक्यूपाइड हो चुका था। तो जैसे मैं दूसरे रूम में जा रहा था तो रास्ते में क्या हुआ बीच में कि एक टेबल से मेरा पैर टकरा गया और मेरे हाथ में जो ग्रेटिंग एलिमेंट था वो नीचे गिर गया और वो टूट गया। ठीक है, तो उससे बहुत ही क्षति हुई थी और मुझे फ़ाइन भी भरना पड़ा था। तो इससे आपको यही मैं सीख देता हूँ कि अगर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लैब वगैरह में जाए तो थोड़ा संभल के इधर उधर देख के चले, और बहुत ही महंगा वहाँ पे कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स होता है तो वो सबको बर्बाद नहीं करें। ठीक है, फिर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन था अ ग्रेटिंग इज यूज्ड फॉर, तो डिस्पर्सन ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, कंबाइनिंग टू बीम्स ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, ब्लॉकिंग द लाइट। तो इसका आंसर आपका डिस्पर्सन। ग्रेटिंग का यूज होता है डिस्पर्सन ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 33 है। तो 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स विद। तो आइसोटोप आप जानते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका। ऑप्शन नंबर बी है आपका, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ऑप्शन बी है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 34 है।
द एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स पॉजिट्रॉन। प्रोटियम एंटी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पॉजिट्रॉन होगा। ट्रिटियम भी नहीं होगा, ट्रिटियम भी नहीं होगा, प्रोटियम भी नहीं होगा, एंटी इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। इसका आंसर आपका पॉजिट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है, बी। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है, विच इंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो डिके के लिए कौन सा इंट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है? हम लोग जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव डिके है उसमें आपका म्यू तो आएगा ही, ठीक है, और म्यू आ गया मतलब न्यूट्रिनो आ गया, न्यूट्रिनो आ गया मतलब आप समझ लीजिए कि वीक इंट्रैक्शन। तो 35 का आंसर डी होगा। अब बीटा डिके में देख सकते हैं इसमें कि म्यू आता है, न्यूट्रिनो आता है, म्यू प्लस और म्यू माइनस। फिर क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर विद रेडियस 10 cm एंड मास 15 ग्राम। तो हम लोग जानते हैं कि एक हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू 2/3 mr², ठीक है, 2/3 mr² होता है। तो यहाँ पे हम लोग का मास कितना वो दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 2/3 × 15, ठीक है, 2/3 × 15 इंटू आपका जो रेडियस है वो रेडियस 10 है, 10², ठीक है। हम लोग को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना है तो यूनिट चेंज नहीं करना। तो यहाँ से हम लोग कट किए तो 2 5 10 हो गया, 10 मतलब 10⁻³ हो गया, तो 1000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर विद रेडियस 10 cm एंड मास 15 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो 600 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा 37 का बी, ठीक है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है, इफ T and V represent the kinetic and potential energy of a body respectively, the Hamiltonian is given by। हैमिल्टोनियन आपका टोटल एनर्जी होता है वो T + B दोनों होगा, ठीक है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों होगा, T + B, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स लिस्ट एक्शन प्रिंसिपल द क्वांटिटी दैट इज मिनिमाइज्ड। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि लिस्ट एक्शन प्रिंसिपल के कारण कौन सा क्वांटिटी मिनिमाइज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप ये कमेंट बॉक्स में दे देते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो सेमेस्टर 5 का क्वेश्चन है। सेमेस्टर 5 का जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसका क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर आप रिवीजन नहीं किए हो तो इसी बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आपको खुद बताना है, आपको खुद आ जाके कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे ये भी होगा कि हम लोग का आपस में इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, टीचर और स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर फिर भी आप ये नहीं बता पाते हो तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपको 2 दिन में लिख दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले आप कमेंट करो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो 40 में आपका 300 केल्विन एट व्हाट वेवलेंथ डज द रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी केप्ट एट 300 केल्विन मैक्सिमाइज, ठीक है। तो ये आपका जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, लेमडा मैक्स टी इज इक्वल टू बी। बी जो आपका कांस्टेंट है ये, ठीक है, बी का वैल्यू होता है आई थिंक 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करना है 300 केल्विन पे मैक्सिमम वेवलेंथ हम लोग को निकालना है। तो क्या करना है हम लोग, लेमडा एम टी इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, 2.9 × 10⁻³ अपॉन जो टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.97 × 10⁻⁵ हो जाएगा, मतलब 0.96 × 10⁻⁵ हो जाएगा, मतलब कि 9.6 × 10⁻�6। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है आपका, जिसमें आपका 9.6 ×
6 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं हम लोग। द लाइमेन अल्फा लाइन इज एमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज रिलैक्सेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका फ्रॉम 2 to 1, अल्फ़ा लाइन बोल रहा है, तो उसके लिए आपका 2 to 1 होगा लाइमन के लिए, ठीक है। फिर बामर वगैरह करते तो फिर आगे होते जाता 3 to 2 वैसे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ। क्वेश्चन नंबर 42, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लीनियर एंड होमोजीनियस इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, आंसर इसका हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन इन टाइम नहीं होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इन टाइम होता है, तो ऑप्शन सी आपका नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इन स्पेस लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इन स्पेस नहीं होता है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन इन स्पेस होता है, ये भी गलत है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो होता है, नॉन लीनियर नहीं होता है, तो ए, सी और डी आपका गलत है, आंसर आपका बी सही है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं हम लोग। द मैक्सिमम एनर्जी डैट एन इलेक्ट्रॉन मे पजेस एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका सेमेस्टर 6 का क्वेश्चन है, ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है, फर्मी एनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा फर्मी लेवल एनर्जी। फर्मी लेवल एनर्जी वो एनर्जी होता है जहाँ T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे मैक्सिमम एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका 43 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। द क्रिस्टल प्लेन्स आर डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ, ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आपका हो जाएगा क्रिस्टल प्लेन को हम लोग किससे डिस्क्राइब करते हैं, मिलर इंडिसेस से करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 44 का आपका, ठीक है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है, द टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स आर। तो क्यूबिक क्रिस्टल का आप जानते हैं कि 3 होता है, एक होता है सिंपल, एक सिंपल होता है, दूसरा होता है FCC और तीसरा होता है BCC, ठीक है। तो कौन सा आंसर है आपका? पहला में दिया हुआ सिंपल एंड बेस सेंटर्ड, सेकंड में दिया हुआ सिंपल बेस सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, मतलब सेकंड में 4 दिया है। फिर थर्ड में भी 2 ही दिया है, सिंपल एंड बॉडी सेंटर, और फोर्थ में आपका सिंपल बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर तीनों दिया है। तो मतलब ऑप्शन 3 होगा आपका, ऑप्शन डी होगा आपका, ठीक है। BCC, सिंपल एंड FCC, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 46 है, इन एन एन टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर फॉर फर्मी लेवल, द फर्मी लेवल इज। तो इन टाइप के लिए जो आपका होता है, ये अगर आपका ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ठीक है। तो जो आपका फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के नज़दीक होता है, ठीक है। ये आपका फर्मी लेवल होता है, तो ये कंडक्शन बैंड के नज़दीक होता है। तो इसमें देखिए आंसर क्या है, क्लोजर टू द कंडक्शन बैंड एज, क्लोजर टू द वैलेंस बैंड एज, सेकेंड गलत है। थर्ड है एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ द बैंड गैप, गलत है। थर्ड भी विद इन द कंडक्शन बैंड, ये भी गलत है। मतलब ऑप्शन ए आपका क्लोजर टू द कंडक्शन बैंड एज, ठीक है। 46 का आंसर ए। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स इज रूल्ड बाय। मतलब कौन सा जो लॉ है वो ये बताता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये बताता है कि आपका मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, विच लॉ implies that the electric flux leaving a volume is proportional to the चार्ज डेंसिटी इनसाइड। ये आपका क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 49 है, द कंटिन्यूम एजम्पशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स नो लॉन्गर होल्ड्स व्हेन द, ये कब होल्ड नहीं करता है कंटिन्यूम एजम्पशन? तो ये आपका है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, नॉड्सन नंबर इज लार्ज। जब नॉड्सन नंबर लार्ज होता है तो उस टाइम आपका कंटिन्यूम एजम्पशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स होल्ड नहीं करता है, ठीक है।
आप रेनॉल्ड्स नंबर में कंफ्यूज मत होना। रेनॉल्ड्स नंबर वो आपका स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंस इसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और नॉटसन नंबर आपका कंटिन्यूम एजम्पशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स होल्ड करता है या नहीं करता है उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो जब ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो उस टाइम आपका होल्ड नहीं करेगा कंटिन्यूम एजम्पशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर है? तो ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग। द ट्रांजिशन फ्रॉम स्ट्रीम लाइन टू टर्बुलेंट मोशन ऑफ अ फ्लूइड इज डिस्क्राइब्ड बाय, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया, तो इसका आंसर होगा रेनॉल्ड्स नंबर, मतलब ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ठीक है। ट्रांजिशन फ्रॉम स्ट्रीम लाइन टू टर्बुलेंट मोशन आपका रेनॉल्ड्स नंबर डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन ही बताऊंगा, बाकी का 30 क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगला 30 क्वेश्चन आपको 1 से 2 दिन में फिर आपको बना के दे दूं, ताकि तब तक ये 50 क्वेश्चन आप देखें और आप डिस्कस करें, अपने दोस्तों से भी डिस्कस करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपको क्वेश्चंस जो आता है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, अगर आप ग्रेजुएशन अच्छे से पढ़े हो, थोड़ा भी अगर आप सिंसियर होकर पढ़े हो तो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और जाके एग्ज़ाम में बैठ जाना है। तो एग्ज़ाम आप सिंपली निकाल सकते हो। 80 क्वेश्चन है तो उसमें आपका 70 से 72 क्वेश्चन तो ऐसे ही सिंपली बन जाएगा। तो वो जो 7-8 क्वेश्चन बनता है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा डालना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा, थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा। जो आपका क्लास नोट्स होगा ग्रेजुएशन का, जो आप बुक्स पढ़े होंगे उसको थोड़ा सा रिवीजन करना होगा, ऊपर से थोड़ा थ्योरी वगैरह देखना होगा, फार्मूलाज वगैरह देखना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ करके आप अपना चांसेस बढ़ा सकते हो असिस्टेंट साइंटिस्ट में। इस बार क्या हुआ था कि दो सीट आया है। इस बार का जो फॉर्म आया है 2019 एंड में जो फॉर्म आया है, जिसका एग्ज़ाम 2020 अप्रैल में होने वाला था, तो उसमें दो सीट था। फिजिक्स वाले के लिए 2 सीट था, और ऐसा नहीं है कि 2 सीट है तो इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा। अगर यहाँ पे आप अच्छा मार्क्स कर लेते हो तो उसके बाद बचता क्या है, उसके बाद बचता है स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट के लिए 10 से 12 लोग सेलेक्ट होते हैं। अगर आपका पर्सनालिटी अच्छा, अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़े हो, अगर आप सही मायनों में एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो, तो आपने लैब वगैरह अगर अच्छे से किया है, नहीं भी किया है तो अगर आपके पास नॉलेज है तो वहाँ पे आप जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और आपके सिलेक्शन होने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहेगा। अगर आप यहाँ 70 से 75 अगर आप स्कोर कर रहे हो, मतलब आप सिंसियर स्टूडेंट हो ही, ठीक है, तो आपका वहाँ भी जो स्किल टेस्ट होगा उसमें भी आप अच्छा करोगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम दे के आप एग्ज़ाम निकालो, आप सिलेक्शन लिस्ट में आओ, जो मेरिट लिस्ट बनता है स्किल टेस्ट के लिए 10 से 12 उसमें आओ आप, और फिर आप यहाँ पे आके कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, ठीक है। अभी तो आप जो लोग फॉर्म भरे होंगे वो ठीक है, जो नहीं भर पाया वो हमेशा आते रहता है, इसरो का आते रहता है, DRDO का आते रहता है, VSSC का आते रहता है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक फॉर्म्स आते रहता है। तो आप ये सब भर सकते हो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पे आके कमेंट बॉक्स में थैंक यू भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो आप बेशक इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि ऐसा है कि आजकल क्या है कि जो आपका साइंटिफिक फील्ड वगैरह में जो है, या फिर PhD वगैरह है, जो साइंटिफिक फील्ड में है, वो उसमें आपका भीड़ एकदम कम होते जा रहा है। सारे लोग इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स होता है, फॉर एग्जांपल SSC UPSC, ये सब में लोग जा रहे हैं। तो इधर थोड़ा भीड़ भी कम हो गया है। अब ग्रेजुएशन भी ऑनर्स बहुत कम लोग करते हैं, स्पेशलाइजेशन के साथ बहुत कम लोग करते हैं, ऑनर्स या मास्टर्स, तो इधर भीड़ कम है। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो फिजिक्स के तो बेशक ये सब चीज़ में आप जा सकते हो। आपका सैलरी भी डिसेंट होगा, अप्रॉक्स 60,000 आई थिंक सैलरी है आपका असिस्टेंट साइंटिस्ट का, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का फॉर्म भर सकते हो और एक अच्छा तैयारी करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू वेरी मच।